स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, cDNA और जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसजेनिक पादप व जंतु के बारे में। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? वे पादप या जंतु जिनके डीएनए के साथ, जैसे इन दोनों कोई से का भी ले सकते हैं हम, इनका डीएनए, इनके डीएनए के साथ कोई फॉरेन डीएनए मतलब विजातीय डीएनए जुड़ चुका है, या फिर बाहरी डीएनए भी बोल सकते हैं, पैसेंजर डीएनए भी बोल सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? वे पादप या जंतु जिनके डीएनए के साथ विजातीय डीएनए यानी फॉरेन डीएनए जुड़ चुका हो, उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा cDNA। cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, हिंदी में बोले तो पूरक डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर cDNA या पूरक डीएनए। डीएनए रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए निर्माण की क्रिया। डीएनए रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं पूरक डीएनए या फिर cDNA निर्माण की क्रियाविधि। इस तरह जो डीएनए बने से हम क्या कहेंगे? cDNA या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर पूरक डीएनए। अब cDNA हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है cDNA लाइब्रेरी या फिर पूरक डीएनए लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी किस प्रकार से बनती है? जैसे यहां पर हम कोई सेल ले रहे हैं, ये कोई सेल है, इसके अंदर ये डीएनए है और ये है आरएनए, ये डीएनए। अब इस आरएनए को हमने आइसोलेट किया। आरएनए को वियोजित किया, आइसोलेट किया, जिससे हमें एमआरएनए मिला। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जैसे ये एमआरएनए है। आप इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने एमआरएनए को डीएनए में बदल दिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए है ये
डीएनए में बदल गया, यहाँ पर रिवर्स है जिससे मैसेंजर आरएनए डीएनए में बदल गया। इस डीएनए को हम कहेंगे cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। किस प्रकार से बनेगा? जैसे ये cDNA हो गए। अब इस cDNA के अंतिम सिरे पर, यानी कि यहां पर और यहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट जुड़ जाएगी। रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ जुड़ेगी? cDNA के अंतिम सिरे पर। जैसे ये cDNA है और इसके अंतिम सिरे पर इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन साइट जुड़ चुकी है। अब इस cDNA के एंड्स पर क्या जुड़ गया? रेस्ट्रिक्शन साइट। अब यहाँ पर क्या होगा? प्लाज्मिड होता है। आपको पता है प्लाज्मिड एक सबसे अच्छा वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए मतलब एक वाहक डीएनए है, सबसे अच्छा वाहक डीएनए है। जैसे ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के कुछ जो सिरे दिखाई दे रहे हैं ये कटे हुए, टूटे हुए हैं। किस प्रकार से टूटे? प्लाज्मिड के ये सिरे टूटे हुए हैं, यहाँ पे इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटे हुए। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है। तो इस प्रकार से इसके सिरे कटे हुए हैं। अब इन कटे हुए सिरों पर आकर के ये डीएनए जुड़ जाएगा। क्या होगा कि जैसे कि ये प्लाज्मिड है, एक तो प्लाज्मिड बना लिया हमने और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा cDNA। इस प्रकार से ये cDNA के जुड़ चुका है। कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ेगा ये? आपको पता है कि जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में ये प्लाज्मिड्स हैं, इनके टूटे हुए सिरों पर आकर के ये डीएनए जुड़ गया। इस प्रकार से बन गया प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को हम कहाँ भेजेंगे? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु कोशिका में इसका प्रवेश कराया जाएगा। जीवाणु कोशिका में बैक्टीरियल सेल में यानी जीवाणु कोशिका में इसका प्रवेश करवा दिया इस प्लाज्मिड का। यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है मतलब जीवाणु कोशिका है, ये होस्ट सेल है यानी परपोषी कोशिका है। अब जीवाणु कोशिका डिवाइड होगी अनेक भागों में और उसकी जो क्वांटिटी है बढ़ती जाएगी, मतलब ये एक से ज़्यादा बनती जाएगी। तो जो cDNA है वो भी बढ़ता जाएगा। जो cDNA जैसे जैसे बैक्टीरिया ज़्यादा होगी, जैसे जैसे बैक्टीरिया कोशिका यानी जीवाणु कोशिका जो कि एक होस्ट सेल है वो डिवाइड होगी, डिवाइड होती जाएगी। तो उसके अंदर जो डीएनए है वो भी डिवाइड होता जाएगा। तो cDNA डिवाइड होता गया और इसकी अमाउंट है मतलब इसकी मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। मतलब ये अपने समान मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, अपने समान कई प्रतिलिपियां बना रहा है। यहाँ पर हमने इस cDNA को एक बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करा दिया, एक होस्ट सेल कह सकते हैं कोई भी। होस्ट सेल में प्रवेश करा मतलब निवेशित कराकर सुरक्षित कर दिया। क्या किया? cDNA को उसमें डाल दिया, एकदम सुरक्षित हो गया एक होस्ट सेल में। इस क्रिया को हम कहते हैं cDNA लाइब्रेरी।
एक बार फिर से देखिए, किसी भी सेल का जो आरएनए उसको हमने वियोजित किया और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बन गया। जैसे ये मैसेंजर आरएनए, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनता है। इस डीएनए को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी पूरक डीएनए, जो इस प्रकार से है डैश डैश दर्शा रखा है। अब इसकी जो एंड्स हैं, सीडीएनए के एंड्स यानी अंतिम सिरे हैं, वहां पर आकर के रजिस्ट्रिक्शन साइट आकर जुड़ गई। तो रेड कलर की है ये रजिस्ट्रिक्शन साइट है। अब इसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो किसके कारण टूटता है, रजिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटा हुआ है। अब इस भाग पर आकर के जुड़ जाएगा ये डीएनए, सीडीएनए। तो यहाँ डीएनए लाइगेज की उपस्थिति में इस प्लाज्मिड पर सीडीएनए आकर जुड़ गया और हमने इस सीडीएनए को, प्लाज्मिड भी है इसमें सीडीएनए और प्लाज्मिड को, इस सीडीएनए को हमने एक होस्ट सेल यानी परपोषी कोशिका में प्रवेश करा दिया। वो परपोषी कोशिका है जीवाणु की। जैसे जैसे जीवाणु की कोशिका अनेक भागों में टूटती जाएगी, उसकी मात्रा में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे ही सीडीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी, मतलब उसकी मात्रा में भी वृद्धि होती जाएगी। तो हमने क्या किया, सीडीएनए को यानी कि पूरक डीएनए को हमने किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करा दिया, मतलब निवेशित कराकर सुरक्षित कर दिया। इस क्रिया को हमने कहा है सीडीएनए लाइब्रेरी। तो यहाँ पर सीडीएनए बन चुका है। हमने सीडीएनए की क्या डेफिनेशन बताई थी, डीएनए रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, डीएनए रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सीडीएनए निर्माण की क्रियाविधि। और इस डीएनए को हम कहते हैं सीडीएनए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर पूरक डीएनए। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है नोट के रूप में कि सीडीएनए का उपयोग यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का उपयोग या फिर पूरक डीएनए का उपयोग यूकैरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक जीवों में, यूकैरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक जीवों में लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए काम आता है। लक्षण प्रदर्शित करता है या फिर इसके काम आता है। यहां सीडीएनए का उपयोग क्या करने में किया जा रहा है, यूकैरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक जीवों में लक्षण प्रदर्शित करता है सीडीएनए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी। अब ये जीनोम क्या होते हैं, यहाँ पे जीनोम, जीनोम को हिंदी में संजीन कहते हैं, लेकिन जो हमारी बुक है उसमें जीनोमिक लाइब्रेरी दिया हुआ है, हिंदी में लिखा है। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर भी कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि हिंदी में पढ़ाओ, क्योंकि देखिए हिंदी जो है वो हमारे 12th के बेस को पक्का करती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एमएससी बीएससी करते हैं, वहाँ पर हमें इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करना होता है। हमें वही इंग्लिश वर्ड्स में ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर जो वर्ड्स होंगे वो इंग्लिश के ही होंगे। तो यहाँ मैंने जीनोमिक लाइब्रेरी लिखा है। जीनोम मतलब होता है संजीन। अब ये संजीन क्या होता है, जैसे किसी जीव में संपूर्ण अगुणित डीएनए, जितने भी अगुणित डीएनए हैं उनका एक समूह होता है, समुच्चय होता है। इस समूह को उस जीव का हम कहते हैं जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं, किसी जीव के शरीर में जो सभी अगुणित डीएनए हैं उनके समूह को उस जीव का जीनोम कहते हैं। तो ये होता है जीनोम। अब ये जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, किसी जीव में संपूर्ण जीनोम के
कलोनीकरण यानी क्लोनीकरण खंडों का जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है? किसी जीव के अंदर जो जीनोम है, संपूर्ण जीनोम, जितने भी जीनोम है यानी संजीन है, संपूर्ण जीनोम के क्लोनीकृत खंडों को क्लोनीकृत खंडों को यानी फ्रेगमेंट्स का जो समूह होता है, संग्रह कह सकते हैं। क्लोनीकृत खंडों का समूह क्या कहलाता है? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। अब हम जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कैसे करेंगे? जैसे कोई भी सेल है यानी कि कोशिका है, उसके जितना भी डीएनए है, संपूर्ण डीएनए, उस सेल के अंदर जितना भी डीएनए है उसे निकाल कर ये क्रिया की जाती है। अब हम इसे स्टेप वाइज स्टेप समझते जाते हैं। जैसे यहां पर कोई सेल है, डबल लेयर्ड है, दोहरी झिल्ली युक्त है। इस सेल के अंदर ये इसका डीएनए है। ओके, अब इस डीएनए को हम बाहर निकालेंगे। हमने डीएनए को बाहर निकाल लिया। अब इसे हम काटेंगे, कट करेंगे, काटना होगा हमें इसे हम काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। आपको पता है ये एक न्यूक्लियर सीजर होती है, आणविक कैंची होती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो होती है आणविक कैंची। उसकी सहायता से हम डीएनए को काटेंगे। डीएनए को काटने पर हमें डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। तो ये हमें मिल गए डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े। अब हम इस डीएनए को क्या करेंगे? इस डीएनए का प्लाज्मिड, आपको पता है प्लाज्मिड जो है वो एक अच्छा वेक्टर डीएनए है, वाहक डीएनए है। ये प्लाज्मिड्स है। आपको पता है प्लाज्मिड्स जो है वो सर्कुलर होते हैं, मतलब गोलाकार होते हैं। हमने इस प्लाज्मिड को क्या किया? ये थे डीएनए फ्रैगमेंट्स। यानी डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े, या फिर हम इसे कह सकते हैं डीएनए के खंड। इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करना होगा, मतलब ये वियोजित होगा, जिससे आपको पता है कि इसमें एक आरई एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो इसे इस प्रकार से तोड़ देगा। इसकी शिरों को किसने काट दिया? आरई एंजाइम ने। अब जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, डीएनए के खंड हैं, वो इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाएंगे। किस प्रकार से जुड़ेंगे? ये हमने सीडीएनए में भी देखा था। ये इस प्रकार से जुड़ गए हैं। ये प्लाज्मिड है ऑरेंज कलर का और ये ब्लू कलर का है। ये हमारा डीएनए के खंड है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है। अब ये बन गया हमारा आरएम। आरएम क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, सॉरी हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? पुनर्योगज अणु। आपको पता है हमने पुनर्योगज डीएनए बनाया था। ये पुनर्योगज डीएनए का एक अणु समझ लीजिए। उसमें हमने आपको बताया था कि पुनर्योगज डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है। एक तो इंग्लिश में बोले तो वेक्टर डीएनए और डिजायर डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए।
यानी वांछित डीएनए, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में फॉरेन डीएनए। और दूसरा क्या होता है वाहक डीएनए, यानी कि ये ले जाने का काम करता है वांछित डीएनए को एक परपोषी कोशिका में, इस कारण हमने इसे वाहक डीएनए कहा था। वेक्टर डीएनए ये दोनों होते हैं पुनर्योगज डीएनए में, इस कारण हमने इसे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल कहा है। अब ये जो सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं, इस डीएनए का हम ले जाएंगे एक होस्ट सेल मतलब परपोषी कोशिका, जीवाणु कोशिका में ले जाएंगे, बैक्टीरियल सेल में। जीवाणु कोशिका में जाने के बाद वहां पे ये पॉलीमराइजिंग करेगा। पॉलीमराइजिंग का मतलब होता है बहुलीकरण करेगा। मतलब बहुलीकरण में क्या होता है अपने समान ही बहुत ज्यादा डीएनए बना लेगा। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने जैसे ही मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा, प्रतिलिपियां बनाता जाएगा। जैसे जैसे ये जीवाणु कोशिका डिवाइड होती जाएंगी वैसे वैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये भी डिवाइड होता जाएगा और इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। इसे हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने किसी सेल का डीएनए सारा बाहर निकाले क्योंकि हमें पता है कि जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में हमें उस सेल का सारा डीएनए चाहिए। हमने डीएनए निकाल लिया और उसे आरई यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसे काट दिया, जो एक मोलिकुलर सीजर है मतलब आणविक कैंची है। तो उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए, छोटे छोटे खंड बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, प्लाज्मिड होता है, आपको पता है प्लाज्मिड एक अच्छा वेक्टर डीएनए मतलब एक अच्छा वाहक डीएनए। इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, मतलब इस जो प्लाज्मिड है ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसके भाग कट जाएंगे। छोटे छोटे शिरे कट चुके हैं इसके। अब हम इस प्लाज्मिड के इन शिरों पर लगा देंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो हमारे पास बन गया है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहा है, क्योंकि इसमें वांछित डीएनए कौन सा है, ये ब्लू कलर का है, ये वांछित डीएनए है। और जो ये प्लाज्मिड है एक अच्छा वेक्टर डीएनए यानी वाहक डीएनए। अब हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया, वहां पे ये बहुलीकरण करेगा और डीएनए प्रोब द्वारा पहचाना जाएगा। इसको हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है इस वीडियो का, आणविक प्रोब्स। आणविक प्रोब्स किसे कहते हैं, वे डीएनए या आरएनए, ये आणविक प्रोब्स है, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। वे डीएनए या आरएनए के फ्रेगमेंट्स मतलब खंड जिसकी सहायता से हम किसी भी जीव में उपस्थित कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इन दोनों की यानी डीएनए या आरएनए खंड की सहायता से हम किसी भी जीव में जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, पूरक डीएनए होता है, या फिर से सीडीएनए कहते हैं, सीडीएनए या फिर आरएनए दोनों कहते हैं, आरएनए भी कहते हैं और सीडीएनए, इनकी पहचान की जाती है। इसे हम कहते हैं आणविक प्रोब्स। एक बार फिर से देख लीजिए, वे डीएनए या आरएनए के खंड जिसकी सहायता से हम किसी जीव में उपस्थित उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए की पहचान कर लेते हैं, आणविक प्रोब्स कहलाते हैं। ये आणविक प्रोब्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए प्रोब्स और दूसरा होता है आरएनए प्रोब्स। जो डीएनए प्रोब्स होगा ये सीडीएनए को पहचान लेगा और आरएनए प्रोब्स कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को। आणविक प्रोब्स का महत्व पढ़ लेते हैं हम। छोटा सा टॉपिक बताया था, बस कंप्लीट होने वाला है कुछ देर में। एक क्या आपको पता है, ये जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है। इसमें डीएनए खंडों की, इसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए खंड, उनकी पहचान करते हैं, राइट। दूसरा आता है
हम अच्छी किस्म वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे और बीज बना सकते हैं या फिर पहचान कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे और बीजों की पहचान में काम आती है आणविक, और इन प्रोब्स के द्वारा हम भोज्य पदार्थ में, यानी खाद्य पदार्थ कह सकते हैं, इनमें जो प्रदूषक होते हैं उनका पता लगा सकते हैं। इन प्रोब्स को हम भोज्य पदार्थ में जो प्रदूषक होते हैं उनका पता लगाने में कर सकते हैं। पैतृकता के मामले में, पैतृकता के मामले में और पारिवारिक रिश्तेदारी स्थापित करने में। नंबर 5 आता है अपराध विज्ञान में। इनमें हम आणविक प्रोब्स की सहायता से इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। डीएनए खंड की पहचान कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों और पौधों को पहचान सकते हैं। भोज्य पदार्थ में जो प्रदूषक होते हैं उनका पता लगा सकते हैं। पैतृकता के मामले में और पारिवारिक रिश्तेदारी स्थापित करने में, अपराध विज्ञान में। आशा करती हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा। धन्यवाद।